हाय एवरीवन, फ्रेंड डिस्कशन सारे गवर्नमेंट एग्जाम इक्वली वैलिड है। बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। 100 वाट अंकित बल्ब को 200 वोल्ट विभवांतर परिपथ में जोड़ा जाए तो वह अधिकतम कितना विद्युत करंट अवशोषित करेगा। हमारा पावर 100 वाट है और वोल्टेज 200 वोल्ट है और करंट पूछ रहा है। तो फेमस रिलेशन है हमारे पास P इक्वल टू वी आई। ये 100 वाट है पावर और 200 वोल्ट है हमारा वोल्टेज और करंट निकालना है। तो 100/200 इक्वल टू आई, और इसे सॉल्व करने से यहाँ से आएगा आई इक्वल टू 0.5 एम्पियर। ऑप्शन बी। 1/g केजी द्रव्यमान के पत्थर को ऊर्ध्वाधर फेंकने पर अधिकतम 50 मीटर तक जाता है और फिर गिरना प्रारंभ करता है, तो मध्य मार्ग में मिडिल में इसका एनर्जी पूछ रहा है। ये कह रहा है कि एक स्टोन है, स्टोन को फेंका जाता है तो ये एक मैक्सिमम ऊंचाई तक जाएगा और वो ऊंचाई दिया है 50 मीटर। जब इस पॉइंट पे जाएगा तो इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, उसके बाद वो नीचे गिरना प्रारंभ करेगा। तो पूछ रहा है कि इसका मैक्सिमम मध्य मार्ग में करीब यहाँ जो मिडिल पॉइंट है इसमें एनर्जी क्या होगा। तो इस प्रकार के सिस्टम में जो एनर्जी होता है हमेशा दो एनर्जी का सम होता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी होता है हमारा mgh। तो इस पॉइंट पर अगर हम निकालें, इसको इमैक्स दे दें नाम इसका, मैक्सिमम एनर्जी इमैक्स इक्वल टू mgh प्लस हाफ mv²। इस पॉइंट पे हमारा वेलोसिटी 0 है, यहाँ हम रखेंगे हाफ इंटू 0 का स्क्वायर, यानी ये 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे हमारा काइनेटिक एनर्जी 0 होगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान जो कि 1/g दिया हुआ है, g इंटू 50, जी कट गया और ये 50 जूल आया। तो इस सिस्टम का मैक्सिमम एनर्जी है 50 जूल। क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी कंजर्व रहता है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर एनर्जी पूछ रहे तो वो 50 जूल ही रहेगा, क्योंकि एनर्जी हमेशा कंजर्व संरक्षित रहता है। और वही अगर कोई सोचेगा कि इस पॉइंट पे इसका ये तो हाइट आधा हो जा रहा है तो एनर्जी इसका 50 से घट के 25 जूल हो जाएगा, तो वो टोटल एनर्जी घटेगा नहीं, वो पोटेंशियल एनर्जी हमारा 25 जूल हो जाएगा। और इस पॉइंट पे अगर हमारा पूछ ले काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम एनर्जी सिस्टम का है 50 जूल माइनस पोटेंशियल एनर्जी, जो कि यहाँ पे 25 जूल हो जा रहा है मिडिल पाथ में। तो नेट काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 25 जूल हो जाएगा। तो दोनों टोटल ऊर्जा हमारा यहाँ 25 + 25 यानी 50 जूल ही रहेगा। मानव शरीर में हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है। मांसपेशी, लिगामेंट, टेंडन, अस्थि। तो लिगामेंट करेक्ट है। जो टेंडन होता है ये मांसपेशी और हड्डी को आपस में जोड़ता है, और दो हड्डी को आपस में लिगामेंट जोड़ती है। H2SO4 में हाइड्रोजन के अणु का प्रतिशत होगा। तो H2SO4 में हाइड्रोजन के अणु 2 है, एटम 2 है। सल्फर के एटम हमारा 1 है और ऑक्सीजन का एटम हमारा 4 है। तो टोटल एटम अगर हम देखें तो 4, 1, 5 और 2, 7 ये टोटल एटम है। और ये हाइड्रोजन का एटम का प्रतिशत पूछ रहा है, यानी कि टोटल हाइड्रोजन के एटम बाई टोटल नंबर्स ऑफ एटम इंटू 100, इसका वैल्यू ये पूछ रहा है। इसे सॉल्व करने से 28.5% के आसपास आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला नहीं है। तो सूर्य से प्राप्त एनर्जी को घास अवशोषित करेगा, जिससे वो फलेगा फूलेगा और उसे कीड़ा मकोड़ा खाएगा, और कीड़े मकोड़े को पक्षी और पक्षी को बाज। तो ये करेक्ट आहार श्रृंखला है। सूर्य से एनर्जी कीड़ा मकोड़ा प्राप्त करके उसे भोजन में परिवर्तित नहीं कर सकता है, तो ये हमारा आहार श्रृंखला यहाँ पे टूट जा रहा है। कचरा कीड़ा मकोड़ा उसे अवशोषित करेंगे, खाएंगे, फिर कीड़े मकोड़े को छोटी मछलियाँ, छोटी को बड़ी मछलियाँ, फिर पेड़ पौधे को कीट पतंग को मेढक, मेढक को सांप और सांप को गिद्ध। तो ये भी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन बी आहार श्रृंखला नहीं है, हमारा नहीं फाइंड आउट करना था। Fe+2+2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके वह Fe में परिवर्तित हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि यह क्या है, लोहा। Fe+2 का जंग लगना, Fe+2 का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, अवकरण यानी रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन अवकरण, इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अभिक्रिया एक साथ कहते हैं। तो इसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करते हैं। Fe+2 का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा 2 रहेगा। जितना चार्ज दिया रहता है वही किसी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। और जब भी कोई एटम फ्री रहता है या फिर जब भी कोई यौगिक रहेगा, जैसे HCl हो गया, ZnSO4 हो गया, ये सब का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा नेट 0 रहेगा। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से 0 हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा घट रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट को घटने को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। तो Fe+2 का यहाँ रिडक्शन हो रहा है। अगर हम रिडक्शन का परिभाषा का बात करें तो रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीकरण क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, Fe+2 गेन कर रहा है, Fe+2 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो यहाँ से भी ये पता चल रहा है कि ये रिडक्शन है, अवकरण है। तो इस अभिक्रिया में ऑप्शन ने पूछा था Fe+2, अगर Fe+2 ना देकर अगर दे देता लोहा का जंग लगना, लोहा का ऑक्सीकरण, मतलब यहाँ से पूछ देता कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ से हम देखेंगे Fe से Fe+2 में क्या हो रहा है। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था जो कि हमने यहाँ बताया, और Fe+2 का 2 था, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा 0 से 2, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। तो यहाँ Fe का अवकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा, Fe का ऑक्सीडेशन और Fe+2 का रिडक्शन। तो Fe+2 रिडक्शन करेक्ट आंसर है। बैटरी की शक्ति का मात्रक क्या है, वाट, किलोवाट, जूल, एम्पियर आवर। ये करेक्ट है। बैटरी का शक्ति हम एम्पियर आवर में निकालते हैं, बड़ी बैटरियों का खास करके, जैसे इन्वर्टर हो गया। ये अगर छोटा बैटरी का बात करें जैसे मोबाइल का बैटरी, तो उसका मिली एम्पियर आवर, क्योंकि उसका पावर कम होता है इसलिए मिली लग जाता है उसमें। निम्नलिखित में गलत कथन का चुनाव करें। इन्वर्टर में प्रयुक्त बैटरी में डिस्टिल्ड वाटर या वर्षा का जल दोनों ही डालने से बैटरी की चार्जिंग डिस्चार्जिंग सिस्टम प्रभावित नहीं होगा। अशुद्धियों से युक्त जल बैटरी के प्लेट पर चिपक जाती हैं, जिससे बैटरी का चार्जिंग डिस्चार्जिंग सिस्टम धीरे धीरे खराब होता है। तो ये करेक्ट बात है, अशुद्धियाँ चिपकने से चार्जिंग डिस्चार्जिंग सिस्टम खराब होगा। अगर ये करेक्ट है तो हमारा ये ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वर्षा का जल है, जब भी जल वर्षा से नीचे ज़मीन पर गिरती हैं तो मार्ग में बहुत सारे धूल कण, फिर इसमें बहुत सारे अम्ल वगैरह घुल जाते हैं, जिससे कि ये जल थोड़ा गंदा हो जाती है, यानी कि दूषित हो जाती है। तो इसलिए हम वर्षा के जल को बैटरी में नहीं डालते हैं, बैटरी में हम डिस्टिल्ड वाटर का ही प्रयोग करते हैं। तो ये करेक्ट आंसर है, ये हमारा गलत कथन है, ऑप्शन ए। उसके अलावा विभिन्न कारणों से बैटरी में गर्मी उत्पन्न होने से जल वाष्प बनकर उड़ जाती है। तो सही बात है, बैटरी में जल कभी भी गर्म होगा तो धीरे धीरे उड़ेगा ही। और बैटरी में H2SO4 भी डाला जाता है, तो H2SO4 को हम बैटरी एसिड भी कहते हैं। तो ये भी करेक्ट है। टीवी, दूरदर्शन टीवी में ध्वनि संकेत होता है। तो टीवी में हम दो चीज़ भेजते हैं, एक साउंड वेव होता है, एक साउंड और एक पिक्चर, दो चीज़ को हमको टीवी में ट्रांसमिट करना होता है। तो हम साउंड को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के जरिए ट्रांसमिट करते हैं, जबकि पिक्चर को हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के जरिए ट्रांसमिट करते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को हिंदी में आवृत्ति मॉड्यूलेशन कहते हैं, जबकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को आयान मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मॉड्यूलेशन का एडवांटेज क्या है, तो एंटीना का हमारा हाइट घट जाता है, रिडक्शन ऑफ हाइट ऑफ एंटीना, और दूसरा एडवांटेज हो जाएगा सिग्नल का बैंडविड्थ बढ़ जाता है। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है, पास्कल नियम, वायल नियम, आर्किमिडीज सिद्धांत। करेक्ट है। जो आर्किमिडीज सिद्धांत है ये क्या कहता है कि जब भी कोई वस्तु जल में डूबता है तो उसके भार में कमी आती है, और वो भार में कमी कितना आएगी, तो इस वस्तु द्वारा विस्थापित जल के बराबर होता है, और वेट नीचे लगेगा। तो जो इसका जो ऊपर की ओर फोर्स लगेगा इसे उत्प्लावन बल कहते हैं। इसका वैल्यू होता है डेंसिटी गुना गुरुत्वाकर्षण बल गुना जो ये वॉल्यूम हटाएगा। तो इस विधि से हम डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, और डेंसिटी प्राप्त करने से डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, और यहाँ से हम उसके मास को निकाल सकते हैं। तो शुद्धता प्राप्त करने के लिए हम पहले आर्किमिडीज सिद्धांत से डेंसिटी निकालते हैं, और वहाँ से फिर हम डेंसिटी यानी घनत्व निकालते हैं, फिर हम उसके मास को सही अंदाज़ा लगा पाते हैं। इनफैक्ट जो लैक्टोमीटर है जिससे हम दूध का शुद्धता मापते हैं वो भी आर्किमिडीज सिद्धांत पे भी काम करता है। दो पदार्थ कुछ दूर पर रखने पर एक दूसरे पर प्रति गुरुत्वाकर्षण बल F महसूस करते हैं। यदि इनके बीच दूरी को पहले दूरी से दुगना कर दिया जाए तो इनके बीच का बल कितना होगा। कहा जा रहा है कि दो वस्तु है जिसका मास m1 है और m2 है, ये एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और इनके बीच का सपोज डिस्टेंस d है। तो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होगा F बराबर G m1 इंटू m2 बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर। तो फर्स्ट केस में डिस्टेंस हमारा, ये सपोज हमारा केस 1 है जिसमें डिस्टेंस हमारा क्या है, d है। केस 2 में क्या हो जा रहा है, सेकेंड केस में डिस्टेंस को डबल कर दिया जा रहा है यानी 2d कर दिया जा रहा है। तो हमारा सेकेंड केस में बल हो जाएगा F G m1 m2 बाई 2d का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो F2 बराबर G m1 m2 बाई 4d का स्क्वायर आ जाएगा, और इस पूरे का वैल्यू हमने निकाला था, यहाँ पर दोनों बराबर दिख रहा है यानी कि इसकी जगह हम F1 रख सकते हैं। तो हमारा फाइनल जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, F2 बराबर F1, इस पूरे की जगह ने F1 रखा और नीचे 4 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो पहले प्रारंभिक बल था वो अब 1/4 से घट गया है।
तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ। सुपर कंडक्टर एक ऐसा पदार्थ है जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम प्रतिरोध देता है। ऑप्शन बी यहाँ रहेगा। निम्न ताप पर विद्युत का चालन करता है, उच्च ताप पर विद्युत का चालन करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। और कोई सुपर कंडक्टर है, इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं तो उसका प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, नहीं के बराबर आर होता है प्रतिरोध होता है, और ये करंट को बहुत आसानी से प्रवाहित करती है। ये इसका एक प्रॉपर्टी है। और सुपर कंडक्टर का दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर इसे हम कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इससे चुंबकीय लाइन, मैग्नेटिक फोर्स इसके बीच से जा नहीं सकती, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड को अपने बीच से जाने नहीं देती। ये इसका दूसरा गुण है, ये दोनों याद रखना है। और सुपर कंडक्टर अचीव करने के लिए हम वस्तु को बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं, ये तीनों बात याद रखना है। शांत सल्फ्यूरिक एसिड के भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त पात्र है शांत सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, जिसका pH होता है हमारा 1.3, जो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसको हम अगर स्टोर करना चाहेंगे तो कोई भी धातु में स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि ये उसके साथ रिएक्शन कर जाता है, तो इसे कांच का बर्तन में स्टोर किया जाता है। ऑब्वियसली मिट्टी के बर्तन में स्टोर करने से उसमें जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसके जरिए वो धीरे धीरे उड़ता जाएगा, तो मिट्टी के बर्तन में भी हम नहीं रखेंगे। ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का न्यूनतम मान होता है? तो हमारे यहाँ एक ऑक्टेन नंबर होता है। ऑक्टेन नंबर क्या बताता है? किसी भी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी या फिर गैसोलीन से चलने वाली गाड़ी का वह नॉकिंग को बताता है कि उसमें कितना नॉकिंग है, यानी ऑक्टेन नंबर एंटी नॉकिंग सब्सटेंस को बताता है। एंटी नॉकिंग क्या है कि नॉकिंग कितना कम हो रहा है, इस चीज़ को ऑक्टेन नंबर बताता है। नॉकिंग क्या होता है? जब हम गाड़ी स्टार्ट करते तो खटखट का साउंड आता है, वही नॉकिंग है। तो ऑक्टेन नंबर हमारा क्या बताता है? एंटी नॉकिंग बताता है गाड़ी का। और ये किस पे लिए उपयुक्त लाया जाता है? तो पेट्रोल और गैसोलीन गाड़ी के लिए। तो ऑक्टेन नंबर कंट्रोल करने के लिए दो चीज़ मिलाते हैं, एक नॉर्मल हेप्टेन मिलाते हैं और दूसरा हम आइसो ऑक्टेन मिलाते हैं। ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने से क्या होता है कि नॉकिंग हमारा घटता है, तो बढ़ा हुआ ऑक्टेन नंबर हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए जो हमारा आइसो ऑक्टेन है इसको बढ़ाया जाता है और नॉर्मल हेप्टेन को घटाया जाता है। तो न्यूनतम क्या होगा? हमारा नॉर्मल हेप्टेन होगा। इसके अलावा और एक सीटेन नंबर होता है, वो भी देख लें क्योंकि उससे भी काफ़ी बार रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है। सीटेन नंबर हमारा क्या होता है? इससे डीजल से चलने वाले ईंधन का ये इग्नाइशन को बताता है कि उसमें कितना जल्दी दहन पकड़ेगा, आग पकड़ेगा। तो सीटेन नंबर जितना बड़ा होगा उसका इग्नाइशन उतना जल्दी होगा, यानी ईंधन उतना ही अच्छा होगा। तो डीजल गाड़ी का सीटेन नंबर ज़्यादा होना चाहिए और पेट्रोल गाड़ी का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होना चाहिए। दूध है एक प्राकृतिक विलायक, प्राकृतिक पायस या इमल्सन मिश्रण, प्राकृतिक मिश्रण और निलंबन। तो इमल्सन करेक्ट आंसर है। दूध क्या है? इमल्सन क्या होता है? द्रव में द्रव का मिश्रण, यानी लिक्विड में लिक्विड के मिश्रण को इमल्सन कहते हैं, तो ये करेक्ट है। जो हमारा मिश्रण है इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक ट्रू सॉल्यूशन जिसको हम वास्तविक विलयन कहते हैं, दूसरा हमारा होता है कोलाइडल विलयन, और एक हमारा और होता है निलंबन जिसको सस्पेंशन कहते हैं। जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन है ये किसके आधार पर विभाजन है? तो पार्टिकल के साइज के आधार पर विभाजन है। इसमें पार्टिकल का साइज कितना होगा? 1 नैनोमीटर से भी कम होगा। कोलाइडल विलयन में पार्टिकल का साइज 1 से 100 नैनोमीटर तक होता है, जबकि निलंबन में 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है पार्टिकल का साइज। उसके आधार पर विभाजन है। जो हम पढ़ते हैं कभी कभी एरोसॉल, सॉल, इमल्सन, जेली, वो सब कोलाइड का ही उदाहरण है। एरोसॉल का उदाहरण क्या होता है? कोहरा। और कोहरा क्या है हमारा? एरोसॉल क्या होता है? गैस में ठोस मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? एरोसॉल प्राप्त होता है। एग्जाम्पल कोहरा। सॉल कैसे प्राप्त होगा? तरल में यानी लिक्विड में ठोस मिलाने से, यानी सॉलिड। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सॉल का पेंट। इमल्सन क्या होता है? लिक्विड में लिक्विड का मिश्रण होता है, इसका एग्जाम्पल दूध होता है, बहुत फेमस। और हमारा जेली क्या है? सॉलिड में लिक्विड मिलाने को हम लिक्विड का अगर मिश्रण होगा तो इसे जेली कहेंगे। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा? जेली का फ्रूट जेली वगैरह हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन की जांच की जाती है लिविंग विधि द्वारा, ड्यूमा विधि द्वारा। ये ड्यूमा करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन सारे रिपीट होते हैं जनरली, रेलवे एग्जाम है तो इनको देख कर जाना काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जित तंत्र नहीं है? तो हमारे बॉडी में 5 उत्सर्जित तंत्र होता है। एक त्वचा, गुर्दा यानी किडनी जिसे वक्र कहते हैं, यकृत यानी लिवर, इसके अलावा फेफड़ा यानी लंग्स, और एक हमारा उत्सर्जित तंत्र होता है इंटेस्टाइन यानी कि आंत। ये 5 उत्सर्जित तंत्र हमारे बॉडी का होता है।
और त्वचा और मुख कोई उत्सर्जी तंत्र नहीं है। निम्नलिखित में से किस में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है? धमनी, सिरा। जो हमारा शुद्ध रक्त है, एक अशुद्ध रक्त है और दूसरा शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त का प्रवाह हमारा धमनी में होता है सामान्य रूप से, और अशुद्ध रक्त का हमारा प्रवाह सिरा में होता है। लेकिन जब भी सिरा या धमनी के साथ फुफ्फुस या पल्मोरी वर्ड जुड़ जाता है तो ये अपना काम उल्टा करने लगती हैं। यानी कि सिरा जिसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह, धमनी जिसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता था, उसमें अगर फुफ्फुस वर्ड जुड़ जाएगा तो ये अशुद्ध रक्त का प्रवाह करेंगी। और सिरा जिसमें हमारा अशुद्ध रक्त प्रवाह हो रहा था, इसमें फुफ्फुस वर्ड जुड़ जाएगा तो ये क्या करेंगी? शुद्ध रक्त का प्रवाह करेंगी। ये फुफ्फुस वर्ड कब जुड़ेगा? तो जब कभी हमारा जो हार्ट होता है, हृदय होता है, और लंग्स यानी फेफड़ों के बीच जब भी रक्त का आदान प्रदान होता है तो फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा द्वारा ही होता है। जो फुफ्फुस धमनी है ये हमारे हृदय से लंग्स यानी फेफड़े की ओर अशुद्ध रक्त को ले जाएगा, जबकि हमारा जो फुफ्फुस सिरा है वह शुद्ध रक्त को लंग्स से होते हुए हमारे हृदय तक ले आएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। रक्त एवं कोशिकाओं के मध्य होने वाले पदार्थों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो हमारे बॉडी में जितने भी कोशिकाएं हैं एक तरल पदार्थ से घिरी होती हैं। इस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? लसिका कहते हैं। और ब्लड वेसल यहाँ तक आती है और इसमें अपना ब्लड को छोड़ देती है। तो ये जो कोशिका है इसके चारों तरफ एक तरल पदार्थ रहेगा और यहाँ पर ब्लड वेसल आकर अपने ब्लड को यहाँ छोड़ती हैं। तो कोशिका और ब्लड वेसल के बीच खाद्य पदार्थ और विभिन्न प्रकार के उत्सर्जित तंत्रों का जो आदान प्रदान होगा ये लसिका के माध्यम से ही होगा। निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव करें। निषेचन के पश्चात फूलों में पुंकेसर मुरझाकर झड़ जाते हैं, करेक्ट है। अंडाशय फूल में परिवर्तित होता है, ये भी करेक्ट है। त्रिसंयोजी केंद्र भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, ये गलत है। ये भ्रूण पोष में परिवर्तित होता है। भ्रूण में क्या परिवर्तित होता है? भ्रूण में हमारा अंडकोश परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमारा गलत है, जो कि हमारा गलत ही फाइंड करना था। बीजांड बीज में परिवर्तित होता है, तो ये भी करेक्ट बात है। निम्नलिखित में से कौन सा परागण चमगादड़ द्वारा होता है? पक्षी परागण देखने से तो लग रहा है पर ये नहीं होगा। मेलेकोफिलस ये घेंघा द्वारा परागण का विधि है। चिरप्टो वर्ड जो है ये किसके लिए यूज होता है? चमगादड़ के लिए यूज होता है, तो ये करेक्ट आंसर है। कीट परागण भी नहीं होगा। पपीता, नारंगी, अंगूर, अनानास इत्यादि कैसे फल के उदाहरण हैं? सत्य फल, असत्य फल, तो अनिषेक फल करेक्ट आंसर है। अनिषेक फल ऐसे फल को कहते हैं जिसमें बिना निषेचन का ही अंडाशय यानी ओवारी फलों में परिवर्तित हो जाता है। इसके एग्जाम्पल पपीता, नारंगी, अंगूर, अनानास होते हैं। सत्य फल क्या होता है? जिसमें जो हमारा ओवारी है, अंडाशय है, वही फलों में परिवर्तित होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आम। असत्य फल क्या होता है? जिसमें हमारा ओवारी के अलावा कुछ कोई और भाग यानी अंडाशय के अलावा कोई और भाग ही फल में परिवर्तित होगा। इसका एग्जाम्पल हो जाता है सेब, नाशपाती। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सेब क्या है, और ऑप्शन में असत्य फल ही करेक्ट आंसर होता है। प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है संभावना, वास्तविकता, अंतिम, अनिश्चितता। तो वास्तविकता सही होगा। विज्ञान प्रकृति के लिए क्या है? वास्तविकता है। विज्ञान एक रियल फैक्ट है, ना कि कोई काल्पनिक घटना है। टेरोफाइटा समूह के पौधे में नहीं पाए जाते हैं। तो जो भी टेरोफाइटा होता है उसमें क्या होगा? पत्ते, जड़ और तना ये तो दिखता है, लेकिन उसमें फूल नहीं लगता है टेरोफाइटा में, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।